Hey everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो EMT के हम दो लेक्चर्स कर चुके हैं। इन दो लेक्चर्स के अंदर हम अराउंड 40 to 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं एंड आई होप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो हैं इन क्वेश्चन से क्लियर हुए होंगे। आज का जो ये लेक्चर है इसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये भी पहले की तरह बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इनके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस या इनके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सोलेनॉइड फील्ड। इनमें से कौन सा सोलेनॉइड फील्ड के लिए करेक्ट है, जबकि हमें वेक्टर जो दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है। देखो भाई, जब भी सोलेनॉइड की बात हो तो सोलेनॉइड के केस में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो डाइवर्जेंस आप निकालोगे तो वो जीरो होता है। ठीक है, तो फॉर अ सोलेनॉइड तो सोलेनॉइड के केस में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका अगर डाइवर्जेंस आप करोगे, क्या करोगे, डाइवर्जेंस करोगे तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके केस में, सोलेनॉइड के केस में। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग तो आंसर ए हमारा करेक्ट हो गया। लेट सपोज ये जीरो ना होकर आपको बोल देते ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, आपको ऐसा दे दिया जाता कि डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो, और आपको या फिर ये दे दिया जाता डाइवर्जेंस ऑफ ए लेस देन जीरो। ये दो पॉसिबल कंडीशन आपको दे दी जाती, तो उस केस में आंसर इसके क्या लगते। अगर ये पॉसिबल ये वाली कंडीशन होती तो इस केस में आप आंसर लगाते सोर्स। अगर ये वाली कंडीशन होती तो इस केस में आप आंसर लगाते सिंक, है ना। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ ये दोनों चीजें भी आप ध्यान रखना कि सोर्स ये कब कहलाएगा और सिंक ये कब कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय V इक्वल्स टू -3x -4y + 3z देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन विल बी। तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की वैल्यू का आपको ग्रेडियंट कर देना है, यानी कि माइनस, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे d/dx i कैप प्लस d/dy j कैप प्लस d/dz k कैप, ऐसा आपने लिख दिया। उसके बाद जो वेलोसिटी है, जो पोटेंशियल है सॉरी, उसकी वैल्यू को लिख दिया यहाँ पर। तो -3x -4y + 3z, ये वैल्यू आपने ऐसी की ऐसी यहाँ पर लिख दी। अब आपको इनको डिफरेंशिएट करते चलना है। तो d/dx 3x का करोगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां से आंसर आएगा 3i कैप, फिर बनेगा ये 4j कैप, फिर बनेगा ये -3k कैप। अब जो भी ऑप्शंस हैं उनसे मैच कराओ। तो ऑप्शन से मैच कराओगे तो ऑप्शन डी इसका मैच हो रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में बोला है फॉर अ मोनोपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। अब देखो, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, फिर बता रहा हूं। मोनोपोल एक हो गया हमारे पास डाइपोल, और एक हो गया हमारे पास क्वाड्रुपोल, है ना, क्वाड्रिपोल। तो मोनोपोल के केस में जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। डाइपोल के केस में V प्रोपोर्शनल होगा 1/r², E प्रोपोर्शनल होगा 1/r³। क्वाड्रिपोल के केस में V प्रोपोर्शनल होगा 1/r³, और E जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/r⁴। यानी कि आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ एक एक पावर का इंक्रीमेंट है ना। यहाँ r पावर क्या है, n, तो यहाँ आ रहा है r पावर n+1। तो हमें किसका पूछा है, मोनोपोल का पूछा है। तो मोनोपोल के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। तो राइट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें हमें बोला है द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज L। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें L दी हुई है, देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू होता है I/A। I की वैल्यू आप क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू क्या होगा, Q/T। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, T की वैल्यू मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो Q की जगह आप लिख दोगे E, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v। अब आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। I कितना हो गया, EV/2πr, और A कितना हो गया, πr²।
तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, EVR ओवर 2, ये म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई म्यू की। अब ऑर्बिटल मोशन है, एंगुलर मोमेंटम है, तो एल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, R क्रॉस P। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये MVR। अब आपको क्या निकालना है, आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है एल के टर्म्स में। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट रहेगी, इसलिए साइन हम माइनस में ले लेंगे। तो म्यू डिवाइड बाय आप एल करोगे, म्यू डिवाइड बाय एल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा E/2m। यहाँ पर माइनस साइन लगाओगे, माइनस साइन ये डिनोट करेगा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी -EL/2m। क्या वैल्यू आ जाएगी, -EL/2m, विच इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्लैसियस मोजेटी रिलेशन इज, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं इसके अलग अलग वेरिएंट में भी किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेरिएंट का मतलब आप दूसरी चीज से मत लेना, जैसे कोरोना आया था, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट। तो मैं इसके अलग अलग टाइप बता देता हूं, वो ज्यादा ठीक वर्ड रहेगा। तो सबसे पहला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो n अल्फा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r -1 ओवर एप्सिलॉन r + 2। तो एक तो हो गया ये। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया ये। अब ये जो n है, ये n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस n को आप क्या लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं रो मतलब डेंसिटी, Na मतलब अवोगाद्रो नंबर अपॉन Ma का मतलब होता है मास। तो अगर इस फॉर्मूला में यहां वैल्यू रख दूं, मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं, तो ये जो फॉर्मूला है आप ये भी बना सकते हैं, Na अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसमें क्या चेंजेस आएंगे, Ma अपॉन रो और एप्सिलॉन r -1 अपॉन एप्सिलॉन r + 2। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को पूछने का या इस फॉर्मूला को लिखने का। एक और है बेसिक सा तरीका, वो क्या है, n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू काई अपॉन काई + 3। ये फॉर्मूला अब मैंने इसको इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टेबिलिटी के फॉर्म में लिख दिया। तो ये तीन अलग अलग तरीके हैं इसको पूछने के। अब ये तीनों में से या तो तीनों भी साथ में दे सकते हैं, या दो साथ में देके ऑप्शन ऐसा दे दे कि A और B बोथ राइट, तीनों साथ दे दिया तो ऑल राइट, और अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो ये तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी, अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का पूछा है। अब तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल रो अपॉन डेल T। रो का मतलब होता है डेंसिटी, डाइवर्जेंस ऑफ J, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यहां हमें पूछा है मोमेंटम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मोमेंटम डेंसिटी पूछे। मोमेंटम डेंसिटी का जो सीधा सीधा फॉर्मूला है, P = एप्सिलॉन E क्रॉस P। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ B = कर्ल ऑफ A इज ट्रू, देन डाइवर्जेंस ऑफ A वुड बी। तो डाइवर्जेंस ऑफ A क्या होगा, यदि B की वैल्यू कर्ल ऑफ A है। ठीक है, B की वैल्यू क्या है, कर्ल ऑफ A है। तो B की वैल्यू अगर कर्ल ऑफ A है तो हमें बताना है डाइवर्जेंस ऑफ A क्या होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ A जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 क्यों होगा, क्यों भाई, B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है, और ये तो सोलेनॉइड के अंदर भी होगा। तो सोलेनॉइड के अंदर की बात होगी, तो सोलेनॉइड के लिए डाइवर्जेंस ऑफ B क्या हो जाएगा, 0। अब B की वैल्यू यहां से उठाकर लेके आओ, तो यहां से जब ये वैल्यू लाओगे तो कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ A ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी लगाओगे वेक्टर की, तो उससे हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा, D ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। परमिटिविटी ऑफ डायमंड इज 1.416 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर मीटर माइनस स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन। फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टेबिलिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टेबिलिटी और काई का रिलेशन देखो। तो एप्सिलॉन R = क्या होता है, 1 + काई। तो यहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी एप्सिलॉन R की। तो एप्सिलॉन R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1.416 × 10⁻−10, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻−12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 16। मैं काई की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर वैल्यू रख दो, ये 16 + 1 + काई।
तो काई की वैल्यू कितनी होगी 15, जो कि इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टेबिलिटी हो गई। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 15 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फॉर अ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि म्यू एस इक्वल्स टू होता है -E/m/s। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं लिंडेज फैक्टर से भी, म्यू एस इक्वल्स टू जी, उसके बाद s ओवर यहां पर होगा 2m। तो फॉर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये जो g है इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बच जाएगा s/m। और यहां पर ये रहेगा e भी लगा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये e रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो अलग अलग तरीके हैं। तो हमें जो पूछा है उसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर हमें बोला है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे -1 1 1 पर, तो सबसे पहला तो रिलेशन जो आप यूज करेंगे माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो e की वैल्यू क्या बनेगी, देखो सबसे पहले d/dx करोगे तो x के कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, माइनस साइन बाहर लिखा रहने दो। तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा पहला टर्म 12x, इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में 12xy। फिर इसमें x का टर्म है नहीं, इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा 4yz प्लस 4yz, और ये हो गया i कैप। फिर सेकंड टर्म y वाला, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 6x², प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पर 6x²। यहाँ पे बनेगा -4yz, तो ये बन जाएगा -4yz, और यहाँ पर +4xz, और ये हो गया j कैप। फिर थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर पे z के रेस्पेक्ट में कर दो, z इसमें तो है नहीं तो होगा ही नहीं, ये होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y², तो यहां लिख दिया इसको मैंने -2y²। फिर ये हो जाएगा z का, तो ये हो जाएगा +4xy, और ये हो जाएगा k कैप। अब आपको कौन कौन सी वैल्यू रखनी है, जहां x है उसकी जगह आप रखोगे -1, जहां y है उसकी जगह रखोगे आप +1, और जहां z है वो रखोगे आप -1। तो इस जो हमारे पास जो ये टर्म आया है इसके अंदर x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे -1, y की जगह हम रिप्लेस कर देंगे +1, और z की जगह हम रिप्लेस कर देंगे अगेन -1। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा C, दैट इज 16i कैप -14j कैप प्लस 6k। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं एक, यहां पर 12, यहां क्या रखोगे -1 और y की जगह +1, फिर यहां पर 4, यहां पर y की जगह +1 और यहां पर -1। ठीक है, एक मैं बना रहा हूं, बाकी आप बना लेना। तो यहां से आएगा -16, माइनस माइनस बाहर निकलेगा तो ये +16 हो जाएगा, तो ये 16i आ गया, तो ये तो सीधा गलत हो गया। अब इन दोनों में से चेक करना है तो एक टर्म और चेक कर लेना, आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टू स्क्वायर प्लेट्स ऑफ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी +σ एंड -σ रेस्पेक्टिवली लाइंग इन XY प्लेन, है ना। टू स्क्वायर प्लेट्स XY प्लेन में ऐसा बना देता हूं, यहां पर बना देता हूं XY प्लेन, ये x और ये y, इसके अंदर दो स्क्वायर प्लेट्स रखी हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा और -σ दी है, और हैविंग इलेक्ट्रिकल फील्ड EZ अलोंग Z डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Z डायरेक्शन में दिया हुआ है। एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v नियरली इक्वल्स टू c विद रेस्पेक्ट टू प्लेट अलोंग x डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Z डायरेक्शन में है, Z डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ऑब्जर्वर है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। अब ये कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, यदि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाया जाए और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑब्जर्वर की मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वर की मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले से ही लगा था वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ EZ, या जो लॉरेंज जो फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा EZ से। मेरा कहने का मतलब है Z डायरेक्शन में जो EZ डैश आएगा वो आएगा गामा EZ, और गामा की वैल्यू होती है 1/√1 - v²/c², जो कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए। मैंने क्या बोला कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मोशन x में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है कौन सी, Z, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, तो ये करेक्ट रिलेशन हो गया। D
इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। इनकरेक्ट पूछा हुआ यार, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो सारे ही सही है, ये भी 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 सही है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट। मैं इसको सही कर देता हूँ एक बार। हाँ ये इनकरेक्ट ही तो है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सॉरी। तो इसको आप ठीक कर लो, इसको आप रो कर दो, रो रो डेंसिटी लिख लो इसको। तो ये वाला जो ऑप्शन है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A solid dielectric sphere of radius r meter is uniformly polarized along z direction with polarization density Pd। polarization density की वैल्यू दे रखी है Pd कूलम पर मीटर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा से, वो आपको याद करना है। वो फॉर्मूला ए है तो ए आंसर आ जाएगा। तो ये Pd है, P और उसके नीचे D लिखा हुआ है। यहां पर भी सही करो, ये है Pd विच इज अगेन Pd और ये अगेन Pd। तो PD और ये भी PD। तो सही आंसर क्या आ गया? ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर बोला है करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ अल्फा, साइड लेंथ ए मीटर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज। तो आपको एक स्क्वायर शो किया गया है, ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर के लिए आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर। तो ये सेंटर हो गया इसका। तो यहां से पहले मैंने एक साइड कंसीडर कर ली, क्योंकि मैं बायो सावर्ट लॉ लगाने वाला हूं यहां पर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 45 डिग्री होंगे, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। और ये डिस्टेंस हमें चाहिएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2। बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? μ0I ओवर 4πr। r का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कितना होगा? साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 अपॉन प्लस साइन 45 2 अपॉन √2 हो जाएगा। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो μ0I अपॉन 4π। r की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे a/2 और ये हो जाएगा 2 अपॉन √2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी μ0I अपॉन √2πa। ठीक है, √2πa। ये चारों साइड्स की वजह से कितना हो जाएगा? b मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे μ0I अपॉन √2πa। तो 4 को क्या लिख दोगे? 2 इंटू 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आएगा b की वैल्यू 2√2 μ0I अपॉन πa। तो सही आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर पूछा है द एक्सप्रेशन ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन का एक्सप्रेशन जो होता है μb, वो होता है EH कट अपॉन 2m। अब H कट जो होता है उसकी वैल्यू होती है H अपॉन 2π। तो μb बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की, है ना। ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी था इसके पहले। तो EH अपॉन 4πm ये यूनिट है, यूनिट यूनिट है किसकी? यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग इन फ्री स्पेस द एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो वो आएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2। और अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखोगे, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो वो आएगा UB अपॉन B स्क्वायर अपॉन 2 μ0। तो टोटल जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? UE प्लस UM मैग्नेटिक। तो ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ओवर 2। और ये कितना हो जाएगा? B स्क्वायर अपॉन 2 μ0। तो यहां से देखो कौन सा आंसर करेक्ट है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। An electric field in a region is given by E equals to AXI cap plus CJ cap plus 6BY cap. Correct relation between C and B. C और B के बीच में करेक्ट रिलेशन बताना है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए क्या होता है? उसका जो कर्ल है वो 0 होता है। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसके लिए क्या करोगे आप? I कैप, J कैप और K कैप। तो ये क्या बनेगा? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ये तीन चीजें बन गई। अब I कैप तो ये बनेगा AX, ये बन जाएगा CZ और ये बन जाएगा 6BY। और इसको बराबर करना है 0 के। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? I कैप तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल वाई। तो यहां से बनेगा 6B और एक बनेगा -C। और बाकी के सारे जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएंगे।
प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और ये वैल्यू 0 के बराबर। तो अब इनको कांस्टेंट को 0 के इक्वेट करो तो 6b माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो यहां से बनेगा c इक्वल्स टू 6b, c इक्वल्स टू 6b विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। A loop of radius r carries a uniformly distributed charge assuming the potential at infinity to be 0. The ratio of the potential at a height 2r on the axis to that of height 3r. तो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यहां पर पॉइंट है और ये डिस्टेंस हो गई r और ये हो गई x और ये पॉइंट है। लूप ऑफ रेडियस r carries a uniformly distributed charge assuming the potential at infinity to be 0. द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट हाइट 2r, हाइट 2r पर कहां से 3r तक के लिए। पोटेंशियल जो बनेगा इसकी वजह से ये यहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के क्यू ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको एक बार रखना है इसके अंदर 2r और एक बार रखना है 3r। तो पोटेंशियल एट हाइट 2r ऑन द एक्सिस टू दैट ऑफ हाइट 3r, तो Vp एक बार 2r अपॉन Vp एक बार 3r, तो 3r यहां पर चला जाएगा तो एक बार r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर ना। तो 3r स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर और प्लस एक r स्क्वायर 10r स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 2 और 2 4, r स्क्वायर और 5, तो इसका काटोगे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा √2। करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां बोला है इफ Q1 is equals to 12 mu c माइक्रोकूलम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Q2 इन द गिवन फिगर। अब देखो यहां से इलेक्ट्रिकल लाइंस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस निकल रही हैं, वही उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू होगी। तो चार्ज का जो रेशियो है Q1 अपॉन Q2 वो हम कैसे निकालेंगे, लाइंस गिन लो। तो Q1 ये है, तो यहां से कितने निकल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो साइन पॉजिटिव, अंदर की तरफ आ रही है तो साइन नेगेटिव। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी 12, Q2 की वैल्यू चाहिए, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो ये सारी की सारी अंदर आ रही है तो इसको मैंने क्या लिख दिया -5। अब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि Q1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 12 म्यू सी है, तो 12 अपॉन Q2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये कट गया, तो यहां से Q2 की वैल्यू कितनी आ गई -5 म्यू सी, तो -5 म्यू सी यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x y इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 2x प्लस 4y, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको अभी बताया था क्या फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन 2। तो कुल मिला के आपको e निकालना है। e कैसे निकालोगे, e के लिए सबसे पहले माइनस ग्रेडियंट ऑफ v करो, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v करोगे आप तो यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2i माइनस का और माइनस का 4j, माइनस का 2i माइनस का 4j। आपको e स्क्वायर निकालना है तो e स्क्वायर आप कैसे लिखोगे e डॉट e ना, यानी कि e का e के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दोगे, तो e का e के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा 20 है ना, क्या बन जाएगा 20। अब ये वैल्यू यहां रख दो, तो एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 20 अपॉन 2, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया 10 एप्सिलॉन नॉट। 10 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बोला गया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बाय 4x स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू vi, वेयर द वैल्यू ऑफ vi आर कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द ओरिजिन इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पर निकालना है तो इसके लिए आपको पोटेंशियल का ग्रेडियंट करना पड़ेगा। पोटेंशियल का ग्रेडियंट करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 8x i कैप, फिर ये बनेगा 2y माइनस जेड कैप, और फिर तीसरा बन जाएगा ये यहाँ जे कैप आएगा जे कैप, और प्लस ये बन जाएगा 2z के कैप, ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है एट ओरिजिन, तो एट ओरिजिन की बात चल रही है तो यहाँ पर जितने भी x y z है उनकी जगह आप क्या रखोगे 0 पुट कर दोगे, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, ये 0 पुट कर दे खत्म, यहां पर y 0 पुट किया तो ये खत्म, और यहां ये 2 है 2, ये y माइनस 2 है, मैं सही कर देता हूं इसको, ये y माइनस 2 है, ये 2, तो ये कितना बन जाएगा 4 है ना, ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, ये 0 ये 0
ये 0, तो ये क्या बन जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 4y कैप। 4y कैप का मतलब हो गया ये माइनस का आएगा, तो -4y कैप आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, माइनस साइन तो पहले भी है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, ये +4 आएगा, +4, इसके आगे ओवरऑल माइनस भी तो लगेगा। आंसर क्या आ जाएगा +4y कैप आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए भाई, तो ये इस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस हो गए। होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस जो सब्जेक्ट है इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। होपफुली ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।